हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो अब हम जानेंगे कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। भाई एटम्स हैं, एटॉमिक मास है, सब हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए, जो मोस्ट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटम्स क्या करते हैं? एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और आयंस बनाते हैं। ये आप समझ लीजिए। तो एटम्स आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट? एटम्स आर गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस सो दैट दे कैन एग्जिस्ट, एंड these molecules or ions aggregate in large number to form the matter। और ये जो molecules और ions होते हैं ये सारे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और क्या बना देते हैं? मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। तो देखिए, मैटर कैसे बना है? मैटर एक्चुअली एटम से ही बना है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या तो आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ये सारे एग्रीगेट कर जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स और आयंस किससे बने हैं? एटम से बने हैं। तो ये सारे मिलकर के लार्ज नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं और सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं, जो हमें दिखाई देता है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कैसे मैटर में एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया कि किस तरह से एटम एग्जिस्ट करता है। यानी कि एटम एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में, सारे एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? मैटर बना देते हैं, जिसको हम देखते हैं, छूते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको करना है और समझना है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है, जो चीज़ ना समझ में आए पूछना है। ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप नहीं कर पाते तो मुझे बताइएगा, मैं इसका भी आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। अदरवाइज़ हमने इतना अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसमें, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मॉलिक्यूल क्या होता है? देखिए क्या बताया है, अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। देखिए, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब मिल जाते हैं दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, और वो केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होते हैं, वो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है? टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्सेज। बॉन्डेड टुगेदर का मतलब होता है कि वो बहुत ही टाइटली हेल्ड होते हैं टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्सेज, मतलब वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े होते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली बाउंड होते हैं, केमिकली अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ वो जुड़े होते हैं, तो वही क्या होता है? हमारा एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की। दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब ग्रुप बनाते हैं, जुड़े होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस द्वारा, एक साथ जुड़ जाते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं वो सारे एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो ये सारे ग्रुप मिलकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, मॉलिक्यूल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस करता है मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का ये स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है या मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, तो उसका वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो सारी प्रॉपर्टीज दिखा सकता है उस सब्सटेंस की, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल जो होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, जो क्या कर सकता है? जो क्या कर सकता है? जो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, जो अकेला खुद ही रह सकता है, जो सारी प्रॉपर्टीज शो करता है उस सब्सटेंस की, वही होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा उस सब्सटेंस की, और ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए बहुत ही आसानी से समझा जाए मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या सिर्फ सेम एलिमेंट से बनता है? नहीं, बल्कि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल को बना सकते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल में
दो एलिमेंट भी हो सकते हैं और ये कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल। देखिए दो एलिमेंट भी यहाँ हो सकते हैं, दो एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। लिखा ना एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या तो सारे एटम सेम एलिमेंट के होंगे या तो किसी डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे जो सारे ज्वाइन टुगेदर, मतलब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, से कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें किस तरह से हमारा मॉलिक्यूल बना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल क्या होता है और कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अब बोल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। भाई जब एक एलिमेंट की बात हो रही है तो सारे एटम सेम टाइप होंगे, अलग अलग एटम्स तो आएंगे नहीं। तो जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो वो किससे बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूल होगा किसी एक एलिमेंट का, वो कैसे बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा। अब जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज ऑर्गन, हीलियम, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल ऑफ मैनी एलिमेंट्स जो होंगे आर मेड ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स, अगर मान लो बहुत ही एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स से सबके मॉलिक्यूल है मान लो, ठीक है, ऑर्गन के, हीलियम का एटसेट्रा, तो वो किससे बने होंगे, मेडअप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम लेकर के एक मॉलिक्यूल बना होगा अलग अलग, जब हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये ज़्यादातर नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एक बात करें कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है मान लो हमारे पास, तो जो एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल में होते हैं तो क्या होता है, दो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, एंड हेंस इट इज़ नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन ये जब हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नॉन मेटल की जब हम बात कर रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन, तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का वो किससे बना है, दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बन गया। देखिए यहाँ पे एक एटम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो एटम हो गए। ये नॉन मेटल्स की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे O2, तो जहाँ पे दो एटम आ जाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सिंपल से एकदम कॉन्सेप्ट, डाई मतलब दो, एटॉमिक मतलब एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में O2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो मिलके एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। अगर तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट करेंगे इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअली टू, तो हमें क्या मिल जाता है, ओजोन, यानी कि O3 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है ये। तो बता रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि एटॉमिसिटी क्या होता है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को बनाने में, वही इसकी एटॉमिसिटी होती है। भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वही एटॉमिसिटी, एटम से एटॉमिसिटी बनाइए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होती है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी वो होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उसको मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ये। मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कि किसी मेटल का या किसी और एलिमेंट का, जैसे कि हम कार्बन की बात करें, तो इनका क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल नहीं होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही लार्ज नंबर या इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं टुगेदर होते हैं, यानी कि इनडेफिनिट, कोई डेफिनेट नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा इनडेफिनिट होता है, वो सिंपल नहीं होता है, डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। इनका बहुत ही लार्ज और बहुत ही इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम से बॉन्डेड होकर के इनका स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये सब बताया गया है कि किस तरह से इनका बनता है
मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अब देखिए बता रहा है एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, तो ये आपको समझ लेना है और दिमाग में याद कर लेना है। कुछ कुछ ये मेन चीज़ें दी हुई हैं। जैसे नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गन में मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन में डायएटॉमिक है, फॉस्फोरस में देखिए टेट्राएटॉमिक है, सल्फर में पॉलीएटॉमिक है। तो मेटल में अगर हम सोडियम की बात करें तो मोनोएटॉमिक है, आयरन की बात करें तो मोनोएटॉमिक है। ये इनकी एटॉमिसिटी है। ये पूरी पॉइंट 3 अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात कैसे हम कर रहे थे। देखिए ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि भाई एक एलिमेंट था, एलिमेंट की बात हो गई। उसके बाद दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो जब हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं किसी भी एक कंपाउंड के। तो किसी भी एक जब कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं तो कंपाउंड में सीधी सी बात है डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जब डिफरेंट एलिमेंट्स हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम वहाँ कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन करेंगे, एक फिक्स रेशियो में ज्वाइन करेंगे और मॉलिक्यूल को तैयार कर देंगे उस कंपाउंड का। तो बहुत ही आसान है। देखिए भाई कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे, क्योंकि कंपाउंड है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। ये आपको याद, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की बात ये है कि वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं किसी भी एक कंपाउंड का, ठीक है। ये बहुत आसान हो गया कंपाउंड की बात वाली। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड। देखिए जैसे यहाँ पे वाटर कंपाउंड है, अमोनिया कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, सारे ये सारे कंपाउंड दिए हैं। अब जैसे वाटर की बात करें तो कौन कौन कंबाइन किया वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका रेशो फिक्स होगा। देखिए रेशो बाय मास, रेशो फिक्स है, 1:8 का रेशो है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3 में कंबाइन कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशो में कंबाइन कर रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि इनका रेशो फिक्स रहता है। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स, जिनके जो भी एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, वो रेशो उनका फिक्स होता है और उस तरह से वो अपने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है वाटर के रेशो दिखाया गया, तो 2:1 रेशो दिखाया गया है। तो 2:1 रेशो में ये कंबाइन करता है वाटर में। दोनों एलिमेंट्स जो है वो 2:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये तो हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है व्हाट इज एन आयन। अब आयन क्या होता है, आयन क्या होता है भाई, क्या दिया है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज। जब चार्ज की बात आ जा रही है, जब कुछ उसमें चार्ज स्पीशीज होते हैं जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज एन आयन, आयन क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कंपोज होते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स जिनमें चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है। तो द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। इन चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, ठीक है। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। तो इन चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। यही दिमाग में रखिए, जो भी चार्ज जिस पे प्लस माइनस कोई चार्ज हो, चार्ज स्पीशीज को क्या कहा जाता है, आयंस कहा जाता है। और एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आयन है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसी स्पीशीज जिस पे चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वही वो आयन होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है।
एकदम आसान है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होंगे, ऐसी चीज़ें जो होंगी वो आयन कहलाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा उसको हम बोलते हैं अनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा उसको बोलते हैं कटायन। ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो अनायन होता है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो कटायन होता है। ठीक है, इसके बाद है टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस। इसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा उदाहरण यहाँ के हमने ले लिया, सोडियम क्लोराइड का उदाहरण हमने लिया NaCl का। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड पे Cl नेगेटिव, यानी कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लोराइड आयंस पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम क्या हो गया, कटायन हुआ कि अनायन हुआ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है, सोडियम क्या हो गया, कटायन हो गया, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है क्लोराइड वो क्या हो गया, अनायन हो गया। ठीक है, आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो आयंस में क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, सिंगल चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो आयंस होते हैं वो या तो सिंगल चार्ज एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो भाई सिंगल चार्ज एटम होगा या तो ग्रुप ऑफ एटम होंगे। तो उनके ऊपर जो चार्ज होगा नेट चार्ज होगा, दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, यानी कि सारे का मिला के जो सम निकलेगा, नेट चार्ज निकलेगा, वो चार्ज उनके ऊपर होगा। तो ऐसे भी हमारे ये कुछ आयंस होते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ जो एटम्स होते हैं, एक मान लीजिए ग्रुप ऑफ एटम है, उसके ऊपर एक चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ ध्यान दीजिए किसके बात कर रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, एक जो ग्रुप एटम्स होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करेंगे तब वो क्या हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि भाई ग्रुप ऑफ एटम्स है, कई सारे एटम्स हैं, कई सारे एटम्स है तो पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन मिल गई कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। तो व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन, आप आराम से बता सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कैरिंग ए चार्ज। सो अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए सम आयनिक कंपाउंड्स का देखिए उदाहरण दे दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सबका रेशो बाय मास दे दिया, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स है वो भी दे दिया। तो टेबल 3.5 अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। तो आज के लिए इतना ही हमारे इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तो फिलहाल के लिए इतना पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए, चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, वीडियो को देखिए, जो भी नहीं समझ में आए वो पूछिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना है, जो नहीं समझ में आए तो पूछना है। जब तक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पूरा समझ में आपको आना चाहिए, और आई होप मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक लाइन, एक एक शब्द को आपको समझा दिया। अब कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला। पेज नंबर अपना हम 37 ये स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इतना पढ़िए आप। फिर देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बचा है, 2 3 4 5, बस हार्डली ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो इस हफ्ते इस चैप्टर को भी हम कोशिश करें ख़त्म कर देंगे संडे तक। तो इसको अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, समझिए, जो ना समझ में आए पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम राइटिंग केमिकल फार्मूला के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।